नमस्कार। टाइटैनिक एक ऐसा नाम है जिसके साथ शान, बड़े बड़े सपने और हाँ, एक भयानक त्रासदी भी जुड़ी हुई है। आज हमारे पास द फेटफुल मेडन वॉयज ऑफ द आरएमएस टाइटैनिक के कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के जरिए इस कहानी की कुछ खास परतों को समझें। हाँ बिल्कुल। मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से जो जरूरी पहलू निकल कर आते हैं और उनके पीछे के सबक उनको देखना है। सही बात है। तो चलिए इस मशहूर जहाज की कहानी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, 1912 का वो समय, इसे इंजीनियरिंग का एक करिश्मा माना जा रहा था। कभी न डूबने वाला जहाज। हाँ, वही अनसिंकेबल। पर हकीकत कुछ और ही निकली। 14 अप्रैल 1912 की वो रात। उसकी पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। हाँ, पहली ही यात्रा पर। तो क्या हुआ था उस रात? उत्तरी अटलांटिक के उस बर्फीले पानी में, हाँ, तो रात के करीब 11:40 पे जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। अब देखिए, स्रोत ये बताता है कि ये कोई सीधी टक्कर नहीं थी। अच्छा, हाँ, मतलब आइसबर्ग जहाज के साइड से, किनारे से रगड़ता हुआ निकला, तो उसने जहाज के हल में, मतलब बाहरी परत में सीधे छेद नहीं किए। तो फिर उसने लगभग 300 फीट लंबे हिस्से में स्टील की प्लेटों को अंदर की तरफ मोड़ दिया। उनके बीच जो रिवेट्स थे वो टूट गए, दरारें बन गईं और उन दरारों से पानी अंदर आने लगा। ओ, तो ये सीधी टक्कर से भी ज्यादा नुकसानदायक हुआ शायद। हाँ, कह सकते हैं। और वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वाली बात, मैंने सुना है कि डिजाइन में ही कुछ गड़बड़ थी। बिल्कुल, यही अहम बात है। जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, मतलब ऐसे हिस्से जो पानी को एक से दूसरे में जाने से रोकने के लिए बने थे। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, डिजाइन ऐसा था कि जहाज सिर्फ आगे के 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर ही तैरता रह सकता था। सिर्फ 4? हाँ, और आइसबर्ग ने कम से कम 5 कंपार्टमेंट में पानी भर दिया। और मजे की बात, या कहें कि दुखद बात यह है कि इन कंपार्टमेंट की जो दीवारें थीं वो ऊपर मेन डेक तक नहीं जाती थी। अच्छा, मतलब ऊपर से खुली थी एक तरह से। हाँ, जैसी पानी एक लेवल से ऊपर उठा, वो दीवारों के ऊपर से बहकर अगले कंपार्टमेंट में जाने लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आइस क्यूब ट्रे में पानी भरते हैं ना। हाँ। एक भरा तो पानी बहकर अगले में। यही इस कभी ना डूबने वाले जहाज की सबसे बड़ी कमजोरी निकली। ये तो बहुत ही सीरियस डिजाइन फ्लॉ लगता है। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि क्या टक्कर से पहले कोई वार्निंग, कोई चेतावनी मिली थी? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि उस दिन कई जहाजों से बर्फ होने की चेतावनियां मिली थी, कई सारी। तो फिर उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? लगता है कि रेडियो रूम में बहुत व्यस्तता थी, मैसेजेस का ढेर था, शायद कुछ अति आत्मविश्वास भी रहा हो। नतीजा ये हुआ कि सारी चेतावनियां सही वक्त पर, असरदार तरीके से कप्तान तक या ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स तक पहुंची ही नहीं। मतलब उन्हें अनदेखा कर दिया गया। हाँ, कुछ को अनदेखा किया गया, कुछ शायद ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं हुई, और जहाज अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था, जो उस बर्फीले इलाके में रात के अंधेरे में बहुत खतरनाक था। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उस जहाज पर लगभग 2224 लोग थे। जी, और उनमें से 1500 से ज्यादा लोग बच नहीं पाए। 1500 से ज्यादा। हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि जीवन रक्षक नौकाओं की कमी तो थी ही, मतलब कानूनी तौर पर उस वक्त के हिसाब से जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा थी, पर जहाज पर जितने लोग थे उनके हिसाब से देखें तो सिर्फ आधे लोगों के लिए जगह थी। सिर्फ आधे? हाँ, और उससे भी बड़ी बात यह कि जो नावें थी भी, उनमें से कई तो पूरी भरे बिना ही नीचे उतार दी गईं। अरे, ऐसा क्यों? शायद शुरुआती पैनिक, कंफ्यूजन, ट्रेनिंग की कमी, और शायद बहुत से लोगों को आखिर तक यकीन ही नहीं हुआ कि टाइटैनिक जैसा जहाज सच में डूब सकता है। यानी अगर नावें पूरी भरी जाती तो शायद कुछ और जानें बच सकती थी। हाँ बिल्कुल, और फिर वो बर्फीला पानी। हाँ, उसका जिक्र भी है स्रोत में। हाँ, पानी का तापमान 0 से भी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस नीचे था, सब जीरो। -2, बाप रे। इस तापमान पर इंसान बस कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। स्रोत में बचे हुए लोगों के बयान हैं जो बताते हैं कि कैसे पानी में गिरे लोगों की चीखें धीरे धीरे बंद होती गईं। ज्यादातर मौतें असल में डूबने से नहीं, बल्कि उस भयानक ठंड की वजह से हुई। ये सब सुनना ही कितना मुश्किल है, इतने बड़े पैमाने पर जान का नुकसान। लेकिन कहते हैं ना, हर त्रासदी कुछ सबक सिखाती है। निश्चित रूप से। और टाइटैनिक हादसा समुद्री सुरक्षा के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा, क्या बदलाव आए? स्रोत साफ बताता है कि इसके फौरन बाद 1914 में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, यानी SOLAS हुआ।
नए नियम बने। जैसे कि हर जहाज पर जितने भी यात्री और क्रू मेंबर हों, उन सब के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना जरूरी कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, और नियमित रूप से लाइफ बोट ड्रिल्स यानी सुरक्षा अभ्यास करना अनिवार्य हो गया। 24 घंटे रेडियो कम्युनिकेशन चालू रखना जरूरी हो गया। और हाँ, समुद्री रास्ते में आइसबर्ग पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन हुआ। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल वो आज भी है? जी हाँ, वो आज भी काम कर रही है और उत्तरी अटलांटिक में जहाज़ों को आइसबर्ग से सुरक्षित रखने में मदद करती है। वाह, तो कम से कम कुछ अच्छा निकला उस भयानक हादसे से। और टाइटैनिक की कहानी आज भी लोगों को खींचती है ना? 1985 में जब उसका मलबा मिला। हाँ, वो एक बहुत बड़ी खोज थी। समंदर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे। इतनी गहराई में? हाँ, उसके मिलने से हमें जहाज के आखिरी पलों के बारे में, वो कैसे टूटा, इसके बारे में और जानकारी मिली। स्रोत यही कहता है कि शायद ये रहस्य, ये अधूरी कहानी, वो भव्यता और फिर उसका वो दुखद अंत और उस समय की तकनीक पर इंसान के भरोसे का टूटना, ये सब मिलके ही इसे आज भी इतना दिलचस्प बनाते हैं। और इसी फैसिनेशन ने फिर अनगिनत किताबों, म्यूजियम प्रदर्शनियों और जाहिर है जेम्स कैमरून की वो 1997 वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म। हाँ, वो फिल्म तो शायद सबने देखी होगी। बिल्कुल। तो इन अंशों के जरिए हमने टाइटैनिक के डिजाइन की कुछ कमियों को समझा, चेतावनियों को कैसे नजरअंदाज किया गया, मानवीय भूलें क्या रहीं और फिर इस हादसे से क्या जरूरी सबक सीखे गए। हाँ, ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, उसमें अप्रत्याशित खतरे हो सकते हैं और मानवीय फैसला, ह्यूमन फैक्टर, वो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल। तो चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। टाइटैनिक को डूबे 100 साल से ज्यादा हो गए। आज हमारे पास कहीं बेहतर तकनीक है, कड़े नियम है, फिर भी टाइटैनिक की कहानी से मिला कौन सा सबक आपको लगता है कि आज के समय में बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, चाहे वो समंदर में हो या कहीं और? इस पर जरूर सोचिएगा।